अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद बकास और मैं आज आपको ये सारा प्रोसेस बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से मैंने ये जो वीज़ा है ये किस तरह से एक्वायर किया है और स्टूडेंट वीज़ा लेने का तरीका क्या है और किस तरह से आप अप्लाई करेंगे और कौन से कंसल्टेंट्स ऐसे हैं जो कि पूरा काम प्रोफेशनली करते हैं और अच्छा काम करते हैं और उनके चार्जेस क्या हैं और इस सारे प्रोसेस में टोटल कितनी कॉस्ट आई है, ये सारी चीज़ें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम चलते हैं नीचे गाड़ी में ही, क्योंकि जी, तो आप बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से मैं यहाँ पर यूके में जो है वो एज़ ए स्टूडेंट मैंने ट्रैवल किया और कौन सी यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया, उनकी फ़ीसेस वगैरह क्या हैं और बाकी सारा प्रोसीजर कैसा रहा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट वीज़ा की, तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं पहले इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहा था। उसके लिए हमें आइल्स करने की ज़रूरत होती है। आइल्स जो आइलेट्स भी कहते हैं, आइल्स भी कहते हैं, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, कुछ इस तरह से इसका नाम है फुल फॉर्म, और एब्रीविएशन IELTS है। ये किसी भी इंग्लिश कंट्री में जहाँ पर नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, स्पेशली अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोपियन कंट्रीज़ के अलावा, वहाँ पे इस की डिमांड होती है कि ये ना सिर्फ एक लैंग्वेज बल्कि इंग्लिश कल्चर सीखने का एक छोटा सा प्रोसेस है। इसमें ये होता है कि आप जब इस मुल्क में जाएंगे तो उस मुल्क में वहाँ के लोगों से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके लिए ये उन ममालिक ने ये टेस्ट रखा हुआ है। अब इसमें जो दो टाइप्स होती हैं, एक एकेडमिक होता है यानी आइल्स एकेडमिक, और दूसरा होता है आइल्स जर्नल। तो जिन लोगों ने इमिग्रेशन के लिए यानी PR के लिए, परमानेंट रेजिडेंस के लिए, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में फैमिली समेत शिफ्ट होने के लिए जाना होता है, तो वो आइल्स जर्नल करते हैं। मेरा भी प्लान यही था। समर वेकेशंस में, जो कि जून जुलाई 2023 में थी, तो मेरा प्लान था कि मैं कनाडा की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करूं। मेरे कज़न से ये डिस्कशन हुई, वो भी ये काम करना चाह रहा था, इमिग्रेशन लेना चाह रहा था, और मेरे भी जहन में आया कि क्यों ना ये ट्राई कर लिया जाए, क्योंकि बाकी जितने खुसूसन यूथ है पाकिस्तान में जो इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और बाकी तमाम प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं या कुछ कहीं और जाना चाह रहे हैं, तो मेरा भी यही था कि मैं भी अपने आप को किसी और जगह पे जाके कुछ स्ट्रगल और कोशिश करके देखें कुछ स्पेसिफिक अरसे के लिए। तो सबसे पहली कोशिश यही थी इमिग्रेशन के लिए। लेकिन जब उसके सारा प्रोसेस देखा, इवन के 3 वीक्स की जो क्लासेस हैं वो मैंने आइल्स जर्नल की कंडक्ट की थी, वहाँ पे ली थी, और लेकिन फिर बाद में जब ये सारा प्रोसेस देखा तो उसमें जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी और डिले था। ख़ास तौर पे 2 to 3 ईयर्स का प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस के दौरान मुख्तलिफ जो फैक्टर्स ऐड होते हैं, जैसे आपकी एज है और बाकी तमाम चीज़ें थी, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वहाँ पे। हमें ये फ़ील हो रहा था कि उतने मार्क्स हमारे नहीं बनेंगे। कल वो एग्रीगेट बनता है मुख्तलिफ फैक्टर्स का, जैसे एज है, क्वालिफिकेशन है और ये सारी चीज़ें, वो जब सारी कैलकुलेट टोटल करने के बाद फिर वो ड्रॉ होता है, और उस ड्रॉ में जो हाईएस्ट मार्क्स वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनको जो है वो ऑफ़र की जाती है इमिग्रेशन, और फिर वो लीडिंग टू PR होती है कि आप बाद में ख़ास अरसा गुजारने के बाद वहाँ पर आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके लिए जब हमने देखा कि ये एक लेंथी प्रोसेस है, तो फिर उसमें और दूसरी मार्क्स जो हैं वो, चूँकि पाकिस्तान में तो 16 ईयर एजुकेशन मास्टर्स जो है वो कंसीडर होती है, लेकिन यूके और USA और कनाडा वगैरह में इसको ग्रेजुएशन माना जाता है। मीन के 14 ईयर एजुकेशन की इक्विवेलेंट होती है। तो वो जो पोस्ट ग्रेजुएट है, जो मास्टर्स प्रोग्राम है, वो उनका कॉलेज के बाद यानी इंटर के बाद 3 साल की ग्रेजुएशन होती है और फिर मास्टर्स होता है। तो फिर इस वजह से वो मास्टर्स के जो मार्क्स थे, जो एग्रीगेट में मार्क्स बनने होते हैं, वो कम बन रहे थे, क्योंकि वो पाकिस्तान के 16 ईयर को मास्टर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कनाडा वाले। तो फिर इस वजह से सोचा ये कि क्यों ना पहले यूके जाया जाए। वहाँ पे फ़ायदा ये हो जाएगा, एक तो वहाँ का कल्चर अडॉप्ट कर लेंगे, और दूसरे नंबर पे मास्टर्स के जो मार्क्स हैं, यानी 2 साल बाद जब हम 1 साल बाद जब अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ मास्टर 1 साल का है, तो 1 साल बाद जब अप्लाई करेंगे तो मास्टर्स के मार्क्स भी उसके अंदर कंसीडर हो जाएंगे। वहाँ का कल्चर भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब अडॉप्ट कर सकते हैं, और ईजी होगा यहाँ से मूव करना टूवर्ड्स कैनेडा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो ये सारा एक प्रोसेस था जिसकी वजह से अपना मैंने रूट चेंज किया, पहले इमिग्रेशन और अब स्टूडेंट वीज़ा। तो स्टूडेंट वीज़ा में ये है कि आपका स्टडी गैप ज़्यादा है, कनाडा में ये है कि ज़्यादा स्टडी गैप एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सेम ऐसे ऑस्ट्रेलिया के लिए भी यही रूल है। ऑस्ट्रेलिया में भी स्टडी गैप जो है वो इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब मेरी ग्रेजुएशन थी 2015 में, और यूके ही वो वाहिद कंट्री है जो आपको हर एज में, इवन के हमारे जो क्लास में इस वक्त एक स्टूडेंट हैं वो रिटायर्ड ऑफिशियल हैं,
और अब वो एक डिग्री एक प्रोग्राम में उन्होंने एडमिशन लिया, तो उनको एडमिशन हैं वो यहाँ के लोकल, लेकिन एडमिशन उनको मिल चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि यूके मोर फेवरेबल है अगर आपके स्टडी गैप है। स्टडी गैप से मुराद के जैसे मेरी ग्रेजुएशन 2015 में है और अब मैं 2023 में मैंने यानी 24 में मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो 24 में मेरा एडमिशन हुआ है और 8 ईयर का गैप था, तो इतना ज़्यादा यूके के लिए इशू नहीं बना। हाँ, वैसे इंटरव्यू वगैरह होता है, वो आप उसको जस्टिफाई करते हैं कि जी इसका आपका क्या मकसद है। अच्छा जी, अब अगर हम नेक्स्ट बात करें प्रोसेस, सबसे पहले जैसे मैंने बताया आइल्स, तो मैंने फिर जो हैं वो 3 to 4 वीक्स आइल्स जर्नल की क्लासेस ली थी। सिर्फ एक मॉड्यूल का फ़र्क होता है, बाकी सारे मॉड्यूल सेम होते हैं। तो उसमें वही 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, अब जो चारों मॉड्यूल्स के अंदर स्टूडेंट वीज़ा के लिए मिनिमम 5.5 ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट भी होती है, एम्बेसी की रिक्वायरमेंट भी होती है। कुछ जगहों पे एम्बेसी इसको लीनियंट हो जाती है, लेकिन बाज़ जगहों पे इसको स्ट्रिक्ट फॉलो करना पड़ता है। तो इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे कोर्सेज़ हैं या ऐसे आइल्स के अलावा जैसे ऑक्सफोर्ड है, लैंग्वेज सर्ट है, वो भी एक्सेप्ट कर देती है। वो कंपैरेटिवली जो है ना वो ईजी होते हैं। ईजी से मुराद ये है कि उसमें कोई ना कोई ऐसा ट्रिक्स चल जाती हैं जो कि आइल्स में नहीं चलती हैं। तो बहरहाल आइल्स करने मैंने जो मेरी एकेडमी थी जहाँ से मैंने आइल्स स्टार्ट किया था या जहाँ पे एडमिशन मैंने लिया था, वो थी बैट्स। ये लाहौर में मुस्लिम टाउन मोड़ के पास एक एकेडमी है, टॉप एकेडमीज़ में ये आती है। ये इंस्टीट्यूट बैट्स जो है ब्रिटिश इंग्लिश टेस्टिंग सिस्टम सर्विस या कुछ इस तरह से इसका फुल फॉर्म है। तो वहाँ पे जो तैयारी है, पहले वो एक एंट्री टेस्ट टाइप लेते हैं। उस टेस्ट में वो आपको जो भी आपका उस वक्त का करंट सिचुएशन होती है और आपने कहाँ इसको मीट करना है, किस बैंड्स को, तो वो आपको पहले ही टेस्ट में बता देते हैं कि इस वक्त आपकी ये सिचुएशन है और इसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो सबसे पहले आपसे टेस्ट लेंगे, टेस्ट लेने के बाद फिर आपको बता देंगे कि आपको बेसिक इंग्लिश सीखनी है या आइल्स जाना है, क्योंकि आइल्स बेसिक लैंग्वेज आने के बाद का एक प्रोसेस है। तो जो नॉर्मली इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर लेता है, एसेज वगैरह मजमून वगैरह लिख लेता है और रीडिंग उसके लिए इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, यानी इजीली वो रीड कर लेता है, मुश्किल वर्ड्स भी आसानी से पढ़ लेता है और थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन करना जानता है इंग्लिश में, कुछ सेंटेंसेस और इस तरह की चीज़ें जो बोल ले पाता है, तो वो उसके लिए वो आइल्स डायरेक्ट रिकमेंड कर देते हैं। और जो बिल्कुल भी बेसिक चीज़ें उनको क्लियर नहीं हैं, रीडिंग राइटिंग वगैरह, वो फिर उनको बेसिक जो कोर्स है पहले वो रिकमेंड करते हैं कि आप पहले वो करें और उसके बाद आइल्स की तरफ जाएँ। तो इस तरह से मैंने जो है वो टोटल 6 वीक की क्लासेस हैं उनकी, 1.5 माह की, और मैंने और मेरे कज़न ने जो हम ये करना चाह रहे थे 4 वीक्स की क्लासेस ली हैं जर्नल की, और फिर लास्ट जो 4 to 5 वीक और लास्ट वीक की जो क्लास थी वो हमने आइल्स एकेडमिक ली थी, क्योंकि हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी थी कि अब जो है वो जर्नल में जाने का इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए एकेडमिक में गए और उसका जो है वो क्लासेस 6 वीक की लेने के बाद तकरीबन 20 से 25 दिन हमने एक्स्ट्रा उसकी तैयारी मज़ीद अपने तौर पर की, और वो करने के बाद फिर मैंने उसका टेस्ट जो है वो कंडक्ट यानी उसका टेस्ट अपीयर हो गया उसमें। और लेकिन जो है वो कज़न जो है वो थोड़ा सा चूँकि इस रूट में थोड़ा सा उसके लिए प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो फैमिली का बर्डन था, मुझे ये थोड़ा सा फ़ायदा था कि मेरे ऊपर इस हद तक ज़्यादा फैमिली का बर्डन नहीं था, तो इसलिए मैंने फिर इसको जो है ना रूट को चूज़ कर लिया। अब मैंने जब टेस्ट दिया, टेस्ट देने के 13 दिन बाद जो है वो रिज़ल्ट आता है, और मेरे जो टोटल ये 9 बैंड्स होते हैं, जो स्कोरिंग का एक लेवल होता है ईच मॉड्यूल में, यानी लिसनिंग में 9, रीडिंग में 9, राइटिंग में 9 और स्पीकिंग में 9 टोटल बैंड्स होते हैं। अब इनमें से आपने मिनिमम 5.5 ईच लेने होते हैं और ओवरऑल 6 लेने होते हैं, ताकि किसी भी एक रीजनेबल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सके। तो मेरे जो हैं वो ओवरऑल बैंड्स 7 थे और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे आ गए। आखिरी दिनों में कुछ तैयारी ज़्यादा बेहतर तरीके से की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त रहा। और उसके बाद जो है वो मैंने इससे पहले यानी जैसे ही आइल्स की प्रिपरेशन कर रहा था, उसी दौरान यूके की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। इसके लिए मैंने सबसे जो पहले जो सर्विसेज ली थी वो एक कंसल्टेंसी थी, उनसे मैं इतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हुआ। वो पैसे लेने की हद तक, यानी जब तक हमने उनको पैसे पकड़ा नहीं दिए, और पैसे 30,000 उनकी टोटल फ़ीस थी पूरे प्रोसेस की, और 15,000 हमने एडवांस देना था। तो वो एडवांस पे करने के बाद उन्होंने 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, लेकिन उसमें ये था कि उतना स्मूथ और वो फ़्लो में प्रोसेस हमें नहीं लगा उनका, यानी जब तक पैसे नहीं दिए तब तक वो फीडबैक बड़ा ज़बरदस्त आता रहा। जैसे ही हमने चार्जेस पे कर दिया और अप्लाई हो गया, उसके बाद वो वहाँ से खामोशी, हम कोई कम्युनिकेशन भी उनके साथ करते थे, प्रॉपर तरीके से आंसर्स नहीं मिलता था। तो फिर मुझे रिकमेंड किया मेरे एक कोलीग ने, हमारे वो स्कूल के प्रिंसिपल भी थे, उन्होंने अपनी बेटी का सारा प्रोसेस उन कंसल्टेंट के थ्रू कराया था। वो थे टाइम्स कंसल्टेंट, ठीक है। पहले वाले जो थे, मैं नाम ले लेता हूँ उनका, ABN कंसल्टेंट से कंसल्टेंसी है लाहौर में, और उनका मुख्तलिफ
सिटीज़ में उनके ऑफिस वगैरह हैं। तो मुझे उनका जो जोहो टाउन वाला है वो इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं लगा, तो इस वजह से फिर मैंने दूसरी जो है वो कंसल्टेंसी की सर्विसेज ली। टाइम्स कंसल्टेंट वो फ्री ऑफ कॉस्ट था और उनका मोर प्रोफेशनल थे वो, उनका काम, उनका पूरा प्रोसेस। मुझे शुरू में लगा कि जो फ्री होंगे वो इतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं करेंगे, जिस तरह मुख्तलिफ एक और कंसल्टेंट्स की एक ऐड चलती है, वो फ़नी टिकटॉक के ऊपर वो लगाते हैं कि जो फ्री काम करते हैं वो सही नहीं करते। लेकिन उन्होंने बड़ा प्रोफेशनली व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बाद उन तमाम पूरी टीम को उसमें ऐड किया। हर स्टूडेंट के लिए अलग जो है ना वो ग्रुप होता है और उसके अंदर पूरी की पूरी टीम शामिल होती है। तो फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ का जो कि उनके पोर्टल पे थी उनमें अप्लाई करवाया। तकरीबन एक यूनिवर्सिटी के अलावा बाकी तमाम यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर मुझे आ चुका था। तो इसी दौरान जो है वो मेरा आइल्स भी हो गया। जैसे ही आइल्स कंप्लीट हुआ, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने होते हैं यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर। यूनिवर्सिटी का पोर्टल जो है वो जैसे ही आप पहली दफ़ा अप्लाई करते हैं तो वो एक आपकी लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाती है। फिर उसी लॉगिन आईडी पे अगला जो सारा प्रोसेस है वो होता है। तो पहला स्टेप हो गया, आपने आइल्स किया और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दिया। यूके का सबसे बड़ा बेनिफिट एक ये भी है कि यूके की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के कोई चार्जेस नहीं होते, एप्लीकेशन के कोई चार्जेस नहीं होते हैं। जबकि कनाडा के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट चार्जेस हैं कि 200 टू 250 और समटाइम 300 कैनेडियन डॉलर्स आपको पे करने पड़ते हैं जस्ट फॉर एप्लीकेशन, यानी अप्लाई करने के लिए इतने पैसे देने होते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट था। तो और थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी थी कि 8 ईयर का गैप है, हो सकता है यूके इस चीज़ को ना कंसीडर करे या एम्बेसी कोई इसमें इशू क्रिएट करे या और कोई इशू हो सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं बना, उन्होंने ऑफ़र लेटर दिया। मैंने मैनेजमेंट के कोर्सेज़ में और डाटा साइंस वगैरह में अप्लाई किया, लेकिन चूँकि मेरी इतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं थी कोडिंग के ऊपर और बाकी प्रोसेस के ऊपर, इस वजह से फिर मैंने डाटा साइंस की तरफ नहीं गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ गया। मेरी डिग्री प्रीवियसली जो डिग्री थी वो इंजीनियरिंग की थी, तो उसकी बेस पे ये है कि मैनेजमेंट में, क्योंकि वो उससे रिलेट करती है इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और वो सारी चीज़ें, तो इस वजह से फिर मैं इसको मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो कि फुल नेम था कोर्स का, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर, उसने स्कॉलरशिप भी अच्छी ऑफ़र की और उस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैंने रैंकिंग और वो सारी चीज़ें देखी तो वो ज़्यादा बेहतर मुझे लगी एक दो यूनिवर्सिटीज़ और की निस्बत। यूनिवर्सिटी सारी ठीक है, बस मेन चीज़ ये है कि आपकी जो फ़ीस जो है उसको आपने देखना है कि जिसकी फ़ीस सबसे कम हो। तो इसकी फ़ीस स्कॉलरशिप के बाद 11,700 पाउंड थी, जो कि अच्छी खासी अमाउंट बनती है। इनिशियल पेमेंट जो है वो 5,000 पाउंड, फिर उसके बाद इनरोलमेंट तकरीबन 33 और टू 3,400 पाउंड्स, और रिमेनिंग जो फ़ीस है वो बाद में यहाँ पे आके आपने पे करनी होती है। तो इनरोलमेंट फ़ीस भी आप यहाँ पे आके पे कर सकते हैं। तो एडमिशन वहाँ पे हो गया। एडमिशन होने के बाद उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप होता है अनकंडीशनल लेटर, यानी जैसे आपने आइल्स किया, आइल्स करने के बाद आपने अपनी एक बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है। अराउंड 6 मिलियन यानी पाकिस्तानी 60 लाख रुपए तक आपने बैंक में शो करना होते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं। वो इस तरह से कैलकुलेट होते हैं कि आपकी रिमेनिंग फ़ीस, आपके लिविंग कॉस्ट, लंदन में अगर आप रहते हैं तो उसकी अलग लिविंग कॉस्ट होगी, थोड़ी सी ज़्यादा है, और आउटर लंदन से बाहर किसी भी शहर में अगर यूनिवर्सिटी है तो उसके थोड़े से कम चार्जेस होते हैं। तो वो आपने उतने पैसे, यानी रिमेनिंग फ़ीस जो आपने अभी पे करनी है वो, और 9 माह के जो टोटल कॉस्ट है कि आप यहाँ पर रहेंगे, आसानी के साथ रह सकते हैं, अपनी खाने पीने के और रिहाइश के सारे इंतजाम कर सकते हैं, वो पैसे आपने कैलकुलेट करने होते हैं। और कैलकुलेट करके उतने पैसे आपने बैंक में 1 माह के लिए 28 दिन के लिए रखवाने होते हैं। वो रखवाने के बाद ये दो चीज़ें, अनकंडीशनल लेटर के लिए और ख़ास तौर पर कैश लेटर के लिए। अनकंडीशनल बाकी तमाम चीज़ों से आ जाता है, यानी पैसे ना भी अभी आपने रखवाए, स्टेटमेंट मैच्योर नहीं भी हुई तो अनकंडीशनल लेटर आ जाता है। उसका मतलब अब हमें यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से ये ओके है। फिर वो 28 दिन बैंक स्टेटमेंट मैच्योर करने के बाद, मैच्योर से मुराद दिया है कि आपने कोशिश करनी है कि उसमें मेजर ट्रांजैक्शंस बार बार ना करें। वो 28 दिन की बैंक स्टेटमेंट, 28 दिन के बाद आप बैंक से अपनी स्टेटमेंट निकलवाएं और अपने वो अनकंडीशनल लेटर और वो सारी चीज़ें UKVI की जो वेबसाइट है वहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी बनाकर वहाँ पे अप्लाई कर दें फॉर स्टडी वीज़ा। ये पिछला जितना भी प्रोसेस था ये यूनिवर्सिटी के लिए था। इसमें एक चीज़ और है कि जब आपका ये एडमिशन और सारा कंप्लीट हो जाए प्रोसेस, तो फिर आपको TB टेस्ट जो है वो करवाना पड़ता है। TB टेस्ट करवाने के लिए लाहौर में और मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ लैब्स बनी हुई हैं। लाहौर में 2 लैब्स हैं, एक अल अज़ीज़ जो कि ठोकर न्याज़ बेग के पास है और दूसरी IOM है, ये डिफेंस गुलबर्ग में है। तो आप इन दोनों में से किसी से करवा सकते हैं। अल अज़ीज़ ज़्यादा बेहतर है, मेरे जो एक्सपीरियंस है उसकी निस्बत, मेरा दोनों जगह का एक्सपीरियंस है, तो अल अज़ीज़ जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है, मैं तो वही रिकमेंड करूँगा। उसके बाद जो है वो आपने जब TB टेस्ट क्लियर है उसके बाद अब आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर देना है UKVI की वेबसाइट पे। इस पूरे प्रोसेस में आपको हेल्प मिलेगी अपनी कंसल्टेंसी से, ठीक है, यानी आप खुद करेंगे। अगर किसी जगह पे किसी किस्म की आपको हेल्प रिक्वायर्ड होगी तो वो आपको हेल्प मिल जाएगी, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। आप एक दफ़ा जब जाएंगे तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, सारा प्रोसेस ईजीली हो जाएगा। अब UKVI जो है वो आपको बायोमेट्रिक की जो है वो डेट देगी। बायोमेट्रिक की डेट डिपेंड करती है, अगर रश कितना है, अगर ज़्यादा एप्लीकेंट हैं तो थोड़ा सा लेट भी मिलेगी और अगर कम एप्लीकेंट है तो जल्दी मिल जाएगी। तो मुझे विदिन अ वीक जो है ना वो अपॉइंटमेंट मिल चुकी थी। मैंने 23 को अप्लाई किया था, 23 नवंबर को, और मुझे 29
और 30 नवंबर की बायोमेट्रिक की डेट मिल चुकी थी। तो बायोमेट्रिक करने के बाद उसमें यह है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स डिपेंड करता है, बाज़ दफ़ा कंसल्टेंट्स आपके सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड कर देते हैं, बाज़ दफ़ा आपको हार्ड कॉपी में लेके जाने होते हैं। VFS ग्लोबल, VFS एक थर्ड पार्टी समझ लें कि एक ऐसा ऑफिस है जहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक की एम्बेसीज़ ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है या उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, स्कैनिंग है और जितने पासपोर्ट है और वो सारी चीज़ें आपने कलेक्ट करनी है, हमें भिजवानी है, हम उसके ऊपर डिसीजन लेंगे, फिर हम आपको वापस भिजवाएंगे और आप कैंडिडेट को फिर वापस कर देंगे। तो ये एक ऑफिस समझ लें ऐसा है। अब वहाँ पे जाने के बाद आपके डॉक्यूमेंट स्कैन होंगे। इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बाद में बता दूंगा अलहदा से, क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है। तो वो सारा बायोमेट्रिक होने के बाद आपने वहाँ से आ जाना है और उसके बाद इसकी दो बल्कि तीन तरह की ऑप्शंस आपके पास होती हैं। एक ये है कि आप नॉर्मल वीज़ा, और दूसरा अर्जेंट है, और तीसरा जो है वो सुपर या फास्ट ट्रैक कुछ इस तरह करके है। पाकिस्तान में मेरा ख्याल अभी सिर्फ दो हैं, अर्जेंट और अर्जेंट में ये है कि वो कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि 7 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़े के ऊपर डिसीजन ले लेंगे कि आपको वीज़ा देना या नहीं देना। और जो नॉर्मल है वो 20 डेज़ 15 to 20 डेज़ का उसका वो प्रॉमिस उनका होता है, लेकिन वो पूरा नहीं करते इस दिन, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है और कम भी लग सकता है। तो मैंने अर्जेंट के लिए अप्लाई किया था। अर्जेंट के लिए तो $500 जो है ना वो आपकी एक्स्ट्रा फीस होती है। तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक नॉर्मल में जाएँ, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आपकी अगले ही हफ्ते क्लासेस हैं तो आप अर्जेंट के लिए चले जाएँ, अदरवाइज़ नॉर्मल ही ठीक है, वही बेहतर है। तो ये मेरा थोड़ा सा पूरे प्रोसेस में लॉस हुआ है, अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह किसी और जगह पे नुकसान नहीं होने दिया। तो बहरहाल वो करने के बाद फिर मुझे 4 तारीख को यानी 4 दिसंबर को ईमेल आ गई कि आपका 20 को इंटरव्यू है। 19 या 20 को जो है ना वो 20 दिसंबर को आपका एम्बेसी इंटरव्यू लेगी टू जज दैट यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट और नॉट, कि आप वाकई स्टडी करने जा रहे हैं या नहीं। क्योंकि पहले जो है ना वो काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से अब गवर्नमेंट जो है ना वो थोड़ी सी कॉशियस थी ताकि इस चीज़ों को जान सके। तो बहरहाल उसके लिए वही प्रिपरेशन होती है जो आपने तकरीबन आइल्स के लिए की होती है, तो उसी किस्म की क्वेश्चनिंग होती है। इसके बारे में मैं डिटेल से बात करूँगा, वो शॉर्ट सी बनाऊँगा वीडियो कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन और होते हैं और आपने क्या जो है ना वो प्रेजेंट करना है उनको क्या बताना है। तो सबसे ये कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस फिर ये हो गया था कि अब इंशाल्लाह ताला वीज़ा बहुत जल्द आ जाएगा। मैंने उससे भी इंटरव्यू में भी बात की थी कि पहले ही बहुत लेट हो चुका है, तो इस लिहाज से लेट हो चुका है कि मैंने अर्जेंट के लिए अप्लाई किया था और अब देखें इतना टाइम हो गया। उन्होंने कहा अब ये लास्ट स्टेप था, अब जल्दी आ जाएगा। तो 23 को मुझे मेल आ गई कि आपका वीज़ा सक्सेसफुल हो गया है। उसको कहते हैं BRP मेल, बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट, BRP। तो वो जो BRP मेल आती है ना उससे कन्फर्म हो जाता है, और वो कन्फर्म होने के बाद जो है वो नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो अपनी टिकट बुक करवा लीजिए और आपने पासपोर्ट कलेक्ट करना होता है। BRP की मेल एम्बेसी की तरफ से आती है, पासपोर्ट कलेक्शन की मेल आपको VFS की तरफ से आएगी। तो जब एम्बेसी पासपोर्ट के ऊपर वीज़े का स्टिकर लगाकर आपको भेज देगी, यानी VFS को भेज देगी, उनके पास रिसीव होगा और शाम को वो मेल करेंगे अगले दिन के लिए कि आप कलेक्ट कर लें। तो 2 दिन बाद, तकरीबन 2 से 3 दिन लग जाते हैं इस सारे प्रोसेस में आपको पासपोर्ट मिलने तक। तो कोशिश करें उसके बाद 1 वीक या 1.5 वीक के बाद कि आप फ़्लाइट बुक कर लें। तो सबसे बेहतर प्रोसेस यही होता है, जैसे मैंने पिछले अपनी वीडियो में बताया कि आप टिकट वगैरह किस तरह से बुक करवाएं, तो वो आप उसको फॉलो करें। उसके बाद टिकट होती है, वहाँ से आप फ़्लाई करते हैं। फ़्लाई करने के बाद यहाँ पे आप जब हीथ्रो पे पहुँचते हैं तो वो आपसे थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन ही पूछते हैं। आपको कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है, आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। बाज़ होता है किसी की फ़ेक डिग्रियाँ होती हैं या कोई और 100 किस्म के मसले मसाइल होते हैं, उन सारी चीज़ों को इग्नोर करके तो जो जेन्युइन बंदा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो ईज़िली, मेरा 3 से 4 मिनट मैक्सिमम जो है ना वहाँ पर एयरपोर्ट पे लगे हैं, रश भी नहीं था और उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चनिंग भी नहीं की। 2-3 चीज़ें जनरल इन्फॉर्मेशन पूछ के उन्होंने जो है ना वो एंट्री का, वेलकम टू UK का जो है ना वो स्टैंप लगा दी। और अगर हम बात करें चार्जेस की, तो सबसे पहले आप मास्टर्स के लिए जो फ़ीस है वो तकरीबन 12,000 पाउंड से लेकर UK के लिए 15,000, 16,000, इवन कुछ यूनिवर्सिटीज़ की 21,000 भी है। तो कोशिश करें, जो भी स्टूडेंट आना चाह रहा है वो कोशिश करें ऐसी यूनिवर्सिटी का इंतखाब करें जिसकी फ़ीस कम से कम हो, नंबर 1। नंबर 2, इसमें आप 11,500 या 700 टू 12,000 यानी 11 से 12,000 के दरमियान फ़ीसेस हैं यूनिवर्सिटीज़ के अभी 2024 के लिए। तो इतनी फ़ीस हो गई। कोशिश करें कि फ़ुल फ़ी का अरेंज करें, क्योंकि यहाँ पर हालात उस तरह से नहीं हैं जिस तरह से अमूमन हमें वहाँ बैठ के कंसल्टेंट्स बताते हैं या वैसे दिखते हैं, तो थोड़े से टफ़ हैं। तो शुरू में आपको प्रॉब्लम आएगी, अगर आपके फ़ीस का बर्डन नहीं होगा तो बाकी मामला जो है ना वो क्लियर हो जाते हैं। बस ये है कि फ़ीस का इंतज़ाम करके आएंगे तो टेंशन फ्री होंगे आप, ज़हनी बर्डन नहीं होगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लें 12,000। उसके बाद आपका जो प्रोसेस है, वीज़ा फ़ी और बाकी जितने भी चार्जेस उसमें शामिल कर लें, तकरीबन 5 लाख तक आपका ख़र्चा उसमें आ जाएगा।
और अगर आपकी स्टेटमेंट अपनी है तो बाकी पैसे बच जाएंगे। 5 लाख रुपया भरना और इसमें ऐड कर लें, जो कि जब आप किसी से इसके बारे में मशवरा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसके पीछे क्या बात है। यानी अब खुल के इस तरह से इसमें बात नहीं की जा सकती, लेकिन ये है कि आप उसके पैसे भी शामिल करें। उसके बाद छोटे मोटे जो खर्चे हैं उसमें आइल्स आ गया। आइल्स का तकरीबन आपका 70,000 फ़ीस है, तकरीबन इतनी समझ लें। और जो बैट्स की फ़ीस थी वो उस वक्त 25,000 थी, जो मैंने पे की थी। इसके अलावा और भी हैं जो कि 15 to 20, 25, 30,000 भी चार्ज करते हैं आइल्स करने के लिए। तो 1 लाख रुपये आप आइल्स का निकाल दें दोनों चीज़ों का, यानी उसकी फ़ीस और जो आपने सीखना है उसकी फ़ीस, यानी दोनों फ़ीसेस मिला के 1 लाख तक का वो ख़र्चा है। तो जब आप इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे फिर इसमें टिकट आ जाएगी। टिकट तकरीबन 1.5 लाख से लेकर 2 लाख, इवन सम टाइम 2.5 लाख तक भी जाती है। वो डिपेंड करता है आप किस टाइम पे उसको बुक करते हैं। वो वाले खर्चा शामिल कर ले। 1.5 लाख एक एवरेज कॉस्ट है, 1,70,000 तक जो है ना आप इसको कैलकुलेट कर लें। उसके अलावा जो खर्चे आ जाते हैं आपकी शॉपिंग वगैरह है, उस पर आप देख लें। कोशिश यही करें कि बस एक दफ़ा कम से कम ही उसके रखें, जो आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं वही उसके अंदर कंसीडर करें। तो अगर हम ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं तो 50 लाख रुपए ये वो पैसे हैं जो कि आपके ख़र्च हो जाने हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो हैं वो आप अपने जितने ला सकते हैं ले आएँ। मिसाल के तौर पर तकरीबन 3 to 4,000, अगर 5,000 पाउंड हो जाते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। तो फिर 2 माह के लिए आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, ईजी हो जाएंगे। आप गाड़ी भी परचेज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर सिक्योरिटी का बैज बनवा सकते हैं, और 1-2 खर्चे जो छोटे मोटे एज ए इन्वेस्टमेंट है, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और 2 से 3 माह आपकी जो लिविंग कॉस्ट है वो ईजिली एडजस्ट हो जाएगी। बाकी अगर इससे कम लेकर आते हैं, जितने आप इसमें से कम करते जाएंगे उसमें से उतनी चीज़ें आप माइनस करते चले जाएँ। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने 3 माह का एक ड्यूरेशन कहा है, तो उसमें से अगर आप 5,000 में से कम लाते हैं तो 1 माह वहाँ से निकाल दें, ठीक है। उससे और कम लाते हैं तो फिर गाड़ी निकाल दें, उससे 1 माह कम लाते हैं लाइसेंस निकाल दें, फिर मतलब इस तरह से फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप जहन में रखें 50 वो हैं जो कि खर्च हो जाने हैं, और उससे ऊपर जो मैंने साथ लेके जाने हैं वो 10 लाख ले आएँ, 15 लाख ले आएँ, 5 लाख ले आएँ, वो आप पे डिपेंड करता है। जो यहाँ पर जिस तरह से आप सर्वाइव फिर कर सकते हैं, जितना लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकते हैं, जितने पैसे आपके पास ज़्यादा होंगे। तो ये टोटल एक्सपेंसेस हैं। तो अगर किसी किस्म की कोई और क्वेश्चन आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस मैंने खुद किया था तो इसलिए मुझे इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो मैं एक एक करके जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी तो वो मैं उन चीज़ों को साथ साथ डिस्कस करता चला जाऊँगा। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।